हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। अपनी बायोलॉजी नॉलेज सीरीज़ में आज आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिस पे मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसे बायोलॉजी के कंसेप्ट में डिस्कस करूँ जो हम लोगों ने सुन तो रखा है लेकिन जिसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। तो हर अपने वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा कंसेप्ट बायोलॉजी का डिस्कस करूंगा जो हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए जानना, उसके बारे में सोचना और क्या फर्दर किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने हर वीडियो में आप देखोगे, मेरे हर वीडियो में आपको एक नए कंसेप्ट के बारे में पता चलेगा। ये ज़रूर है कि किसी टॉपिक में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बेसिक्स क्या है ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। अपनी सीरीज़ का नाम मैंने दिया है बायोलॉजी नॉलेज सीरीज़। बायोलॉजी नॉलेज सीरीज़ में आज मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यस, टॉपिक का नाम है एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या मतलब होता है एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ का? हम लोग एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर देखेंगे तो आज हम लोग एक सर्टेन एज अटेन कर चुके हैं। आपकी कुछ एज होगी, मेरी कुछ एज होगी। तो इस एज तक पहुंचने में तो सेल्स का नंबर इंक्रीज किया होगा। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर इंक्रीज किया होगा, सेल का नंबर। लेकिन क्या आपको पता है कि सेल की डेथ भी होती है और नेचुरल डेथ भी होती है। सेल इंक्रीज करते हैं अपने नंबर को, जिससे लिवर, लंग, किडनी, ये सारे ऑर्गन एज बढ़ने के साथ साथ और बेटर परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इन्हीं ऑर्गन की बेटर परफॉर्मेंस के लिए जो पुराने सेल्स हैं, जो ओल्ड सेल्स हैं, उनका किल होना भी नेचुरली बहुत ज़रूरी है। हमारे क्रोमोसोम में ऐसे जीन होते हैं, इन जीन से जो प्रोटीन्स निकलते हैं वो प्रोटीन जाकर के सेल को सिग्नल देते हैं कि अब आपका लाइफ टाइम पूरा हो चुका है, अब आपको डेड होना है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। हर सेल पहले से प्रोग्राम्ड है उसकी कब डेथ होनी है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। Can also be called as apoptosis. Can also be called as apoptosis. That means cells are killing itself. Why? The most important question. If I am saying in programmed cell death, cells are killing itself, क्या रीज़न हो सकता है कि सेल्स को अपने को किल करना पड़ रहा है? बहुत सारे रीजन हैं। अगर किसी सेल में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होगा। अगर वो सेल वहीं पे किल हो जाएगी तो नेबरिंग सेल्स में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये तो आपके यूज़ के लिए है, ठीक है। पहला रीज़न हमें समझ में आ गया। अगर कोई सेल इन्फेक्शियस है तो उसे आप किल कर दो जिससे इन्फेक्शन सराउंडिंग सेल्स में ट्रांसफ़र ना हो। दूसरा क्या रीजन है जिससे के कारण सेल अपने आप को किल करती हैं? Sometimes it is very important for the growth of tissue, organ system. Yes, कई बार बॉडी की ग्रोथ के लिए भी इनका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताना जा रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अगर आप इस फिंगर्स को देखोगे, जब कोई बेबी इंट्रायूटेराइन लाइफ लीड करता है तो ये सारी उसकी फिंगर्स जुड़ी रहती हैं, सेपरेट नहीं होती हैं। अभी देखो हम लोगों की सारी फिंगर्स सेपरेट है क्योंकि इनके बीच का जो टिश्यू इन्हें कनेक्ट करता है उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। दिस इज द फिनोमेना ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ और एपोप्टोसिस। इसके कारण देखो हमारे हैंड की ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। अगर ये कनेक्टेड होती तो ग्रास्पिंग कर पाते, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती। तो समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल, फॉर द ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। नेक्स्ट, कई बार जो सेल्स कैंसरस सेल में चेंज हो रही होती हैं, मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करना चाहती हैं, जीन पर्टिकुलर एंजाइम को कोड करेगा, वो कोड जा करके सेल को सिग्नल देगा कि आपको डेड होना है। अगर आप डेड नहीं होगे तो आप ट्यूमर सेल में चेंज हो जाओगे। तो ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ या एपोप्टोसिस का कंसेप्ट है। किसी भी सेल को कब किल होना है, इसके लिए हमारी बॉडी में दो मैकेनिज्म बच्चों काम करते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक एंड सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सेल के पास इंट्रिंसिक सिग्नल जाएगा और उससे कहेगा कि सेल आपको किल होना है। सपोज ये कोई सेल है, इस सेल में वायरल इन्फेक्शन हो गया है,
वायरल इन्फेक्शन होने पर इस सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया that releases the cytochrome C in cytosol। इसीलिए इंट्रिंसिक जो एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म है, जो सेल के अंदर इनिशिएट हो रहा, सेल के अंदर शुरू हो रहा, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी का रिलीज होना जरूरी है। और साइटोक्रोम सी अगर एक बार रिलीज होने लग गया साइटोसॉल में, ये साइटोक्रोम सी अगर साइटोसॉल में रिलीज होने लग गया तो ये एक डेथ प्रोटीन फॉर्म करता है जिसे कहते हैं कैस्पेज 3। दिस इज डेथ प्रोटीन। ये कैस्पेज 3 जो सेल्स होगी, जो इन्फेक्टेड सेल होगी, उसे जाकर के सिग्नल देगा, वो सेल डिसइंटीग्रेट होगी, ब्रेक होगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो कैस्पेज 3 वो सिग्नल है जो इन्फेक्टेड सेल को जाकर के किल कर देगा। ये सेल है, इसके ऊपर अगर वर्क करेगा तो ये सेल फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। तो इंट्रिंसिक ऐसे सिग्नल्स हम लोगों को मिल रहे हैं। इसी तरीके से एक्सट्रिंसिक सिग्नल्स भी मिलते हैं। सपोज ये सेल है, हर सेल के पास रिसेप्टर्स रहते हैं, ये रिसेप्टर्स है। इस रिसेप्टर से आकर के सर्टेन मॉलिक्यूल जो एक्सट्रिंसिकली एक्टिवेटेड होंगे, ये मॉलिक्यूल जैसे ही इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये सेल भी स्टार्ट कर देगा सिक्रीट करना क्या, कैस्पेज 3। कैस्पेज 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो सेल्स को सिग्नल देता है कि अब आपको फ्रैगमेंट में चेंज होना है। कैस्पेज 3 का सिक्रीशन सेल के अंदर इंक्रीज कर देता है बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक किसके सिक्रीशन को, न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा, और प्रोटीएज जो ऑब्वियसली बच्चों किसे ब्रेक करेगा, प्रोटीन को। तो जब भी एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म होता है वो सेल के अंदर, बॉडी के अंदर से शुरू हो सकता है, या बाहर पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, सेल काफ़ी टाइम से काम कर रही है, सेल में स्ट्रेस डेवलप हो गया है और ज़्यादा काम नहीं करना चाहती हैं, तो एक्सट्रिंसिकली भी कोई स्टिमुलस इसे स्टिमुलेट कर सकता है कि आपकी डेथ होनी है, आपकी टिश्यूज इंजर्ड हो गए हैं एक्सीडेंटल इंजरी में, इंजरी होने के बाद सेल्स की डेथ होनी फास्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक कोई स्टिमुलस उसे स्टिमुलेट करेगा। अल्टीमेटली कैस्पेज 3 दोनों में ही बनेगा। इंट्रिंसिक में माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोक्रोम सी है वो स्टिमुलेट करता है, और एक्सट्रिंसिक में कोई भी मॉलिक्यूल स्टिमुलेट कर सकता है। उस मॉलिक्यूल के लिए सेल के पास रिसेप्टर होने जरूरी हैं। जब रिसेप्टर उससे बाइंड करेगा तब ये कैस्पेज 3 का सिक्रीशन स्टार्ट करेगा। अल्टीमेटली दोनों के केस में न्यूक्लिक एसिड ब्रेक होगा, सेल्स के प्रोटीन ब्रेक होंगे, सेल ऑर्गेनल जो होगा वो सेल ऑर्गेनल डिसइंटीग्रेट होंगे, फैगोसाइटोसिस को एक्टिवेट कर देते, क्योंकि सेल्स जो ये किल होंगी, इन सेल्स को क्लीन भी तो करना जरूरी है। जो डैब्रिज फॉर्म होती हैं उसे बॉडी से कौन रिमूव करता है, फैगोसिटिक सेल। दे आल्सो स्टिमुलेट द फिनोमेना ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो ये कॉम्प्लिकेटेड जीन के वाया रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसमें सेल्स की डेथ होती है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो बहुत छोटा सा डिस्कशन था इसके बारे में, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे बायोलॉजी के कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने छोटे छोटे कंसेप्ट के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में आपके सामने रखूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।